इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 15 जिसका शीर्षक है नीलकंठ। नीलकंठ नीले कंठों वाला यानी मोर, जो कि बहुत ही सुंदर पक्षी है। ये देखो बच्चों, जो कि बहुत ही सुंदर पक्षी है और ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। सुबह शाम ये बहुत सुंदर नृत्य करता है, लेकिन वर्षा ऋतु में ये बहुत अधिक खुश होकर अपना नृत्य दिखाता है, जो दिखने में बहुत ही मनोहारी होता है। आज का ये निबंध इसी पर आधारित है, जिसका सुंदर चित्रण महादेवी वर्मा जी ने किया है। महादेवी वर्मा किसी व्यक्ति, घटना, पशु पक्षी का शब्दों के माध्यम से ऐसा वर्णन करती हैं कि उसका सजीव चित्रण हमारी आंखों के सामने घूमने लगता है। ऐसा ही इस निबंध के अंत तक आपको भी महसूस होगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का ये पाठ। उस दिन एक अतिथि यानी मेहमान को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट ही रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। तो यहाँ पर ये लेखिका अपनी कहानी बता रही हैं। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। संकेत यानी ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार जो चिड़ियों को मारने वाला यानी शिकारी 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी, आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। बस ये कमबख्त रोजगार ही खराब है। रोजगार यानी ये व्यापार धंधा ही खराब है, जिसमें इन जानवरों को मारने के लिए दिया जाता है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। तूफान मेल जो बिना रुके चलती ही जाए। बड़े मियाँ ने एक बार जब बोलना शुरू किया तो वो रुके ही नहीं, तो उनके रुकने का कोई निश्चित यानी कोई निर्धारित पक्का स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहां रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। जब उनको सुनने वाला थक जाए और वो बोल दे कि बस अब रुक जाओ, वहीं वो अपना स्टेशन मान लेते हैं, यानी वहीं वो रुकते हैं। इस तथ्य यानी इस वास्तविक घटना से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा। लेखिका पहले से उनको जानती थी कि एक बार वो बोलना शुरू कर देंगे तो रुकेंगे नहीं, इसलिए उनको बीच में ही रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण यानी पीछे चलना, तो उनके हाथ के इशारे की ओर मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण यानी संकरा था, छोटा था साइज में, कि वे पक्षी सावक पशु पक्षी के बच्चे, जो ये मोर के बच्चे थे, इनके लिए लिखा गया है ये पक्षी सावक, जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। तो जाली के गोल फ्रेम में वो बिल्कुल हिल नहीं रहे थे क्योंकि वो छोटा था। तो एक फ्रेम में जैसे कोई चित्र स्थिर नजर आता है, वैसे ही वो लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ, निरीक्षण यानी उनका मुआयना किया, जांच करी, के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चलती जा रही थी, यानी वो लगातार
बोलते जा रहे थे। ईमान कसम गुरुजी, चिड़िया मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए हैं। बारे कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है? खासियत यानी इनमें अभी मोर के कोई गुण है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा? मुंजी का अर्थ है कंजूस, कि वह मेरी बात नहीं सुन रहा था। आपका ख्याल करके अस्ता पछता कर देना ही पड़ा। अस्ता पछता कर यानी थक हार कर या जैसे तैसे करके उसको देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे, मुनासिब यानी जो अभी आप ठीक समझे, तो यहाँ कहने का अर्थ है कि मैंने तो उसको 30 रुपए दिए हैं, अब आप कितना दोगे ये आप सोचकर बताओ। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। सजीव यानी जिंदा और उड़ने योग्य हो गया है। कहने का अर्थ है कि जब उस पिंजड़े को कार में रखा तो वो दोनों बच्चे छटपटाने लगे, तो उससे लगा कि वो जिंदा ही हो गए और उड़ने योग्य हो गए, क्योंकि उससे पहले वो एकदम एक चित्र की तरह स्थिर बैठे थे। तो बच्चों, आपके लिए यहाँ पर सवाल है कि लेखिका ने इन दोनों मोर के बच्चों को खरीदने के लिए बड़े मियाँ को कितने रुपए दिए? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर हैं, मोर कहकर ठग लिया। तो ये बात क्यों कही? ये देखो बच्चों, ये तीतर है और ये मोर का बच्चा है। तो दोनों, जब मोर का बच्चा छोटा होता है तो दोनों लगभग एक जैसे ही दिखते हैं, इसलिए लोगों ने कहा कि ये तो तीतर है, मोर कहकर ठग लिया। ठग लेना यानी लूट लेना। तो मोर के बच्चे को, और इसको ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा इसके पैर की ये हाइट ज्यादा है, बाकी ऊपर से एक बार एक जैसे दिख रहे हैं ना। कदाचित यानी कभी, शायद, अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। दुर्बलता यानी मेरी कमजोरी बन गई है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, अप्रसन्न यानी नाराज होकर कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं? सुरखाब क्या होता है? चकवा चकवी, तो जिनके पंख बहुत ही चमकीले होते हैं। तो यहाँ पर का अर्थ है पंख। तो तब लेखिका ने नाराज होकर कहा कि मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं? है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। यत्न यानी कोशिश या प्रयत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाजा खोलो, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां, सत्तू क्या होता है? भुने हुए जौ, चने आदि का आटा, जो इन मोर के बच्चों को खाने के लिए दिया गया, और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए, क्योंकि ये मोर के बच्चे पहले एक पिंजरे में बंद थे। तो चूहेदानी क्यों बोला गया? कि वो पिंजरा बहुत छोटा था। तो जब इनको एक कमरे में खोल दिया तो ये ऐसे लगा जैसे उस कमरे में ही खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया, यानी अपना नया घर वो उसमें बना लिया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते। गुप्तवास यानी छुप कर रहते, और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहते। तो दिन में तो इधर उधर छुपते रहते और रात में जाकर उस टोकरी में सो जाते। फिर आश्वस्त हो जाने पर, आश्वस्त यानी उनको जब ये भरोसा हो गया कि इस घर में कोई खतरा नहीं है, कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। आविर्भूत यानी प्रकट होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर यानी लगातार बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा
जो कि लेखिका महादेवी वर्मा की बिल्ली का नाम था। इन नवागंतुकों यानी जो नए मेहमान आए कौन थे, ये दोनों मोर के बच्चे, का पता लगा सकती थी। तो अगर दरवाजा बंद नहीं रखा गया तो ये बिल्ली उनकी चित्रा उन बच्चों के पास आ सकती थी, और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, शोध यानी उसकी खोज का क्या परिणाम होता, ये अनुमान करना कठिन नहीं है, क्योंकि फिर वो उन पर आक्रमण भी कर सकती थी। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा यानी पूरी तरह से अपरिचित, जिनको जानती नहीं हो, पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। चेष्टा का अर्थ है कोशिश। तो यहाँ पर लेखिका कहना चाह रही है कि उनको अपनी बिल्ली पर कोई भरोसा नहीं था कि अगर वो दरवाजा खुला छोड़ दें तो वह इन बच्चों को नुकसान पहुंचाती या नहीं। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में, किसकी दृष्टि में, बिल्ली की दृष्टि में, ऐरे गेरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लें। ये स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मांजारी के लिए असहाय ही कही जाएगी। मांजारी जिसका अर्थ होता है कस्तूरी, जो कि हिरन की नाभि में पाया जाता है, कहने का अर्थ है बहुत ही अनमोल। तो असहाय का अर्थ है असहनीय। तो कहने का अर्थ है कि शायद बिल्ली से ये सब सहन नहीं होता, क्योंकि उसकी नजर में तो ये दोनों ऐरे गेरे ऐसे ही ऐरे गेरे यानी तुच्छ प्राणी थे। जब मेरे कमरे का कायाकल्प यानी परिवर्तन चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। जब ये दोनों बच्चे अच्छी तरह घुल मिल गए, तब उनको अपने कमरे में से निकालकर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जहां पर बाकी के जीव जंतु भी रहते थे। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया, कुतूहल यानी जिज्ञासा जगाई, जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। जैसे घर में नई बहू आती है तो बाकी परिवार के सब सदस्य उसको जिज्ञासा भरी नजरों से देखते हैं, वैसे ही यहाँ पर इन दोनों बच्चों को बाकी चिड़ियों ने देखा। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागिनी अलापने लगे। अलापने यानी गाने लगे। बड़े खरगोश सभ्य यानी शिष्ट सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। भूचाल यानी एक तूफान जैसा आ गया, सब हरकत में आ गए। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसे इल्ली से तितली का बनना। जब लेखिका मोर के इन बच्चों को लेकर आई थी तो उस वक्त उनके मोर के ऊपर कोई रंग नहीं था, यानी रंगहीन थे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगे वैसे वैसे उनका कायाकल्प यानी उनके शरीर का परिवर्तन वैसे ही होने लगा जैसे रंगमय यानी रंगों से भरा हुआ, जैसे इल्ली से तितली का बनना। तो ये देखो बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि इल्ली से जब तितली बनती है तो इल्ली भी पहले रंगहीन होती है, लेकिन उसके बाद एक सुंदर तितली का आकार लेती है। तो वैसे ही ये मोर के बच्चे भी इस तरह के सुंदर रूप में आने लगे। मोर के सिर की कलगी, ये देखो मोर के सिर के ऊपर जो कलगी लगी रहती है, पक्षियों के सिर पर निकला हुआ बालों का गुच्छा, और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। तो जैसे जैसे मोर के बच्चे बढ़ने लगे वैसे वैसे ये सिर के ऊपर की कलगी और भी अधिक गहरी, ऊंची और चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम यानी तिरछा और पैनी हो गई, नुकीली। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में, गिरवा यानी गर्दन में
हर भंगिमा यानी मुद्रा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। तो मोर की गर्दन को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये नीली हरी गर्दन दिखाई देती है जिस पर धूप छांव दिखाई देगी, यानी एक बार वो चमकती हुई नजर आएगी और एक बार कम चमकती हुई धूप छाया की तरह उसमें तरंग उठती हुई दिखाई देंगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। आलेखन यानी चित्र अंकित करना। तो दोनों पंखों के ऊपर इस तरह के आलेखन यानी कुछ चित्र इस तरह के अच्छी तरह दिखाई देने लगे, उभरने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। उद्दीप्त यानी चमकता हुआ। तो यहाँ पर पंखों के ऊपर जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं वैसे ही मोर के इन पंखों पर भी कई तरह के रंग दिखाई देते हैं, तो वो भी सब चमकते हुए दिखाई देने लगे। रंग रहित पैरों, ये देखो मोर के पैर जिनमें कोई रंग नहीं होता, को गर्विली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। गरिमा यानी महिमा से भर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता यानी जो दया करुणा और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। तो कहने का अर्थ है कि मोर बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा, मंथर गति, मंथर यानी धीमी गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी, सहचारिणी का अर्थ है साथी, तो वो भी मोर के अनुरूप ही उसकी साथी होने का प्रमाण देने लगी। तो कहने का अर्थ है कि मोरनी भी मोर के अनुरूप उतनी ही सुंदर दिखाई देने लगी। नीलाभ गिरवा, नीलाभ यानी नीली गर्दन के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। नीलकंठ यानी नीले कंठों वाला, क्योंकि मोर की गर्दन नीली थी और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। तो मोरनी मोर के साथ ही रहती थी इसलिए उसका नाम कर दिया राधा। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण को नीलकंठ भी कहा जाता है और उनकी साथी का नाम भी राधा था। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। संरक्षक यानी रक्षा करने वाला और उनका नेता वो खुद ही बन गया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। चंचू प्रहार यानी चोंच से हमला करना। तो अगर किसी ने गड़बड़ करी, किसने, बाकी के जानवरों ने, तो उनको फिर दंड देने के लिए दौड़ पड़ता। तो कहने का अर्थ है कि नीलकंठ ने अपने आप को वहां का सेनापति और संरक्षक खुद ही नियुक्त कर लिया और उन सब की देखभाल भी करता और उनको कोई गड़बड़ भी नहीं करने देता। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उसके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते। आर्त क्रंदन का अर्थ है दुख से चिल्लाना। तो जब तक वो दुख से ना चिल्लाने लगते तब तक उन्हें अधर में लटकाए रखता। अधर यानी शरीर का निचला भाग, तो उसको वैसे ही लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्ण भेद संस्कार हो जाता। तो जैसे कर्ण भेद का अर्थ है कान में छेद करना, ये एक तरह का संस्कार होता है जो बच्चों में किया जाता है। तो वैसा ही ये कभी कभी खरगोश के बच्चों के साथ भी कर देता, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते, तो वो बच्चे फिर उसको नाराज नहीं करते दोबारा। दंड विधान के समान, दंड विधान यानी सजा देने का कानून के समान ही वह उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था।
प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ-छुअल सा खेलते रहते थे। सघन पंखों यानी उसके घने पंखों के बीच खेलते रहते। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु यानी बच्चा खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों यानी उसके सतर्क कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा, मंद स्वर जो धीरे धीरे आवाज आई, उसकी व्यथा यानी उसका दुख उसको पहचाना और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना जो उसकी स्वाभाविक चेतना थी से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया, यानी उस पर बहुत ज्यादा वार किया जिससे वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। निश्चेष्ट का अर्थ है कि वह बेहोश हो गया था, घायल हो गया था, तो वह वहीं पर पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी, यानी उसने अपनी आवाज से सबको बता दिया कि यहाँ पर कोई घटना असामान्य हुई है, सबको सूचना भेज दी। उसकी आवाज सुनकर माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। उष्णता का अर्थ है गर्मी। तो वह पूरी रात नीलकंठ खरगोश के बच्चे को सहलाता रहा, यानी उसका बहुत ध्यान रखा उसने। कार्तिकेय जो कि भगवान गणेश का भाई है, उनका नाम है, ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, ये उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। यहाँ पर लेखिका कहना चाह रही हैं कि मुझे अब समझ में आया कि भगवान गणेश के भाई जो कार्तिकेय हैं, उनका जो युद्ध वाहन उन्होंने मोर को ही क्यों चुना, क्योंकि वो मोर के रूप और उनके स्वभाव से प्रभावित थे। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं है। हिंसक का अर्थ है पीड़ित करने वाला, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला। तो मोर कलाप्रिय वीर पक्षी है लेकिन वह दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाता। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर क्रम है। क्रूर यानी नर्मम एवं हिंसक कार्य करने वाला उनका काम है, तो उनसे अलग मोर को रखा गया है क्योंकि मोर इनकी तरह हिंसक प्राणी नहीं है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। यहाँ पर मोर के नाचने की भंगिमा का वर्णन किया गया है। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न यानी नाचने में लीन नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा यानी उसके चारों तरफ चक्कर लगाना, फेरी देने में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। पूरक यानी पूरा करने वाला, कहने का अर्थ है कि दोनों एक दूसरे के पूरक थे। नीलकंठ ने कैसे
समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है। भाता का अर्थ है अच्छा लगना। तो नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य अच्छा लगता है, ये तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से ये नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। नित्य का क्रम यानी ये काम रोज होने लगा। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। विस्मयाभिभूत का अर्थ है चकित हो उठता था। वो खुश हो जाते कि उनको देखकर मोर इस मुद्रा में आया है। उनके सम्मान के लिए कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली, परफेक्ट जेंटलमैन की पदवी दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, विषधर यानी विषैला, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। विस्मय का अर्थ है अचंभा भी होता था। कहने का अर्थ है कि वह लेखिका के हाथ पर रखे हुए चने बहुत ही धीरे धीरे उठाकर खाता था, कुछ इस तरह से कि उनके हाथ को चोट ना लग जाए, जबकि उसकी चोंच बहुत ही नुकीली और पैनी थी। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। फूलों से भरे हुए और पत्तों से ढके हुए वृक्ष उसे अच्छे लगते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, तो बच्चों आपने आम के पेड़ों पर ये मंजरियों को देखा होगा। पहले वो मंजरियां आती हैं, उनसे फिर आम बनते हैं, जो कि वसंत ऋतु में आने शुरू हो जाते हैं। अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था। अशोक का पेड़ भी लाल रंग के नए पत्तों से ढक जाता था। तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे। सजल यानी जल से युक्त हल्की सी आहट, उसको भी महसूस कर लेते थे जैसे ही बादल उमड़ घुमड़ कर आने लगते। तब उनकी मंद केका की गूंज अनगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। जैसे ही मेघ उमड़कर आने लगते, उसी वक्त जो उनकी आवाज धीरे धीरे थी, उसकी गूंज चारों तरफ तेज से और तेज होने लगती, मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। सोपान का अर्थ है सीढ़ी। तो जैसे सीढ़ी एक के बाद एक ऐसे पंक्ति बनती जाती है, तो उनकी आवाज की गूंज भी कुछ इस तरह से चारों तरफ फैल जाती कि वो ऐसा लगता जैसे बूंदों के उतरने के लिए ही एक सीढ़ी का निर्माण ही कर दिया हो। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता। तन्मय यानी तल्लीन या एकदम मग्न होकर जो नाचने लगते, वो मेघों की गर्जन यानी बादलों के गड़गड़ाहट की ताल पर ही वो ये काम शुरू कर देते। और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिम झिमाट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मद्र से मद्रतर होता जाता। मद्र का अर्थ है जोर का शब्द, गंभीर ध्वनि, तो वो और तेज होती जाती। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव का अर्थ है प्रसन्नता के पल जो उनके जीवन में चल रहे थे, कि रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, ये भी एक करुण कथा है। करुण यानी ये भी एक दुख भरी कहानी है। कैसी कहानी है, ये यहाँ पर क्यों लिखा गया कि उनके इस प्रसन्नता के पल में बेमेल स्वर कैसे बज उठा?
इसकी जानकारी अब आगे लेते हैं। एक दिन मुझे किसी कार्य से नकास कोने का अर्थ है ऐसा बाजार जहां पशु पक्षियों को खरीदा बेचा जाता था, वहीं से तो ये दोनों मोर के बच्चे लाए थे ना, तो वहां से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, ये संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी, विरल यानी थोड़ी पतली कम घनी दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। यहाँ पर लेखिका कहना चाह रही हैं कि मैंने उन पिंजरों की तरफ बिल्कुल देखा ही नहीं, सिर्फ बड़े मियाँ की ओर ही ध्यान दिया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां, मूंज क्या होती है? रस्सी। तो उस रस्सी से बंधे हुए उसके दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की बासण मेल फिर दौड़ने लगी। बड़े मियाँ फिर बोलने लगे, देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता। पर आपसे भी ये अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूं? अधमरी यानी घायल अवस्था में, आधी मरी हुई इस मोरनी को ले जाने के लिए भी कैसे कहूं? सारांश ये कि 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवाकर घर ले आई। तो लेखिका अपने आप को नहीं रोक पाई और 7 रुपए देकर वह घायल मोरनी अपने साथ ले आई। एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। ठूंठ यानी सूखी लकड़ी जैसे उसके पंजे थे, उन पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। तो उस मोरनी का नाम कुब्जा क्यों रखा गया? क्योंकि नीलकंठ और राधा तो पहले से ही थे और कुब्जा कृष्ण से प्रेम करने वाली कंस की एक दासी थी, जो कि एक कुबड़ी स्त्री थी, वो सुंदर नहीं थी। इसलिए ये मोरनी भी पहले वाली राधा की तरह सुंदर नहीं थी ना, तो इसलिए इसका नाम रख दिया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई, यानी जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ते। चोंच से मार मारकर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई ये थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। यानी कुब्जा नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी, लेकिन नीलकंठ उससे दूर भागता था और साथ ही ये राधा को भी मारती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। समीप यानी पास। तो वह बाकी जीव जंतुओं से खुद भी मित्रता नहीं करती थी और नीलकंठ के पास भी उनको नहीं आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मारकर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए, यानी उन अंडों को तोड़कर बिखेर दिया। छितरा देने का अर्थ है बिखेर देना। इस कलह कोलाहल से, कलह कोलाहल, कलह का अर्थ है लड़ाई झगड़ा और कोलाहल का अर्थ है शोर। तो इस तरह का जो लड़ाई झगड़ा शोर शराबा हुआ और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया, क्योंकि वह राधा को नीलकंठ के पास भी नहीं जाने देती थी। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी, क्योंकि अब वह उदास रहता था, क्योंकि अब ये
अकेला पड़ गया था। बाकी के जीव जंतुओं को भी कुब्जा इसके पास नहीं आने देती थी और राधा को भी नहीं। अपनी अनुभवहीनता यानी अनुभव न होने की अवस्था या भाव के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। लेखिका को लगा कि थोड़े दिनों के बाद सब घुल मिल जाएंगे। अंत में 3-4 मास के उपरांत 3-4 महीने के बाद एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। जब लेखिका ने उसको पुकारा और वह हिला भी नहीं, तब लेखिका को उस पर संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक यानी गुच्छे जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। संगम क्या होता है? जहां पर दो नदियां मिलती हैं उसे संगम कहा जाता है। तो वहां पर लेखिका उसको अपने शाल में लपेटकर ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। तो राधा भी एक तरह से घायल अवस्था में उदास सी एक कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। नीलकंठ पहले भी 1-2 बार भागकर वापस आ गया था, तो उसकी इसी आदत के कारण वह प्रतीक्षा में दरवाजे पर दृष्टि लगाए बैठी रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। कुब्जा ने खूब शोर शराबे के साथ नीलकंठ को खोजना शुरू किया। खोज के क्रम में वह प्राय यानी अक्सर जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी थी कि कजली, जो कि अल्सेशियन कुत्ती थी, सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया, क्योंकि कुब्जा को तो अपनी चोंच मारने की आदत थी, तो उसने उस कजली पर भी प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। तो उस कुत्ती के 2 दांत कुब्जा की गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। तो इस तरह कुब्जा के जीवन का भी अंत हो गया। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है, वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। लेखिका कह रही है कि कुब्जा का भी अंत हो गया, लेकिन इन 3 पक्षी कौन? नीलकंठ, राधा और कुब्जा, इन तीनों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का परिचय दिया, वो मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। दुकेली यानी जिसके साथ कोई दूसरा भी हो, यानी उसे महसूस हो रहा है कि नीलकंठ उसके साथ ही है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न यानी बादलों से ढका हुआ हो जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तिरवतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। तिरवतर यानी बहुत तेज तीखी बोलकर नीलकंठ को बुलाती रहती है। तो इस तरह बच्चों, इस निबंध की लेखिका थी महादेवी वर्मा। अभी आपके लिए एक सवाल है, मोर के पंजों से क्या बनता है? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अब इस निबंध के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।